कॉन्ट्राडिक्टरी चैप्टर्स का मतलब आप मुझे समझाइए। कोई ऐसा एक चैप्टर नहीं हो सकता कि जो ऐसा बोले कि E इज़ इक्वल टू MC स्क्वायर और दूसरा एक चैप्टर ऐसा बोले कि M इज़ इक्वल टू EC स्क्वायर। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मेरे मेंटोर बॉब प्रॉक्टर है और बॉब प्रॉक्टर जो है वो इनिशियली एक स्वीपर थे, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन तो लेना ही पड़ेगा सक्सेसफुल होने के लिए। कोई एक व्यक्ति के कहने से या समझाने से हम पूरी सारी कंट्री में जितने भी बच्चे अनप्रिविलेज हैं उनको एजुकेट नहीं कर सकते। ये काम हम सबको मिल के करना पड़ेगा। हम हेल्प कर सकते ऐसे कंटेंट बना के, ताकि उन तक ये बात पहुंचाए कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ एंड इन देयर किड्स लाइफ एज वेल। पेरेंट्स कुछ भी लैंग्वेज में कुछ भी उल्टा फुल्टा करेंगे, बच्चा भी उल्टा फुल्टा करेगा और सबको बताएगा। एवरी सिंगल डे वो मेडिटेशन करना चाहिए और इससे उसकी फियर और उसकी स्ट्रेस वाले जो ब्रेन के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उसकी साइज रिड्यूस हो जाती है। और हमारी लाइफ का एक ही पर्पस है, हाउ कैन वी हेल्प द सोसाइटी एंड पीपल। ओवरऑल पर्पस तो हमारा सबका एक ही होना चाहिए, हाउ कैन वी लीड इन अ बेटर वे सोसाइटी एंड द नेशन एंड द होल यूनिवर्स। इस शो का एक पर्पस है फिलांथ्रोपिक पर्पस एंड फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज़। सर जैसे अभी 11th-12th में अभी सिलेबस कम हो रहा है, तो क्या वो अच्छा है? क्योंकि हमें हायर एजुकेशन में जाने के लिए हमें वो वापस पढ़ना ही होगा, तो इट इज़ अभी हटा रहे तो बाद में पढ़ना ही होगा। क्या वो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा बुरा हम डिफाइन करते टाइमलाइन के हिसाब से। तो मान लो कुछ साल पहले वो जब एप्लीकेशन में था तब वो अच्छा था, अब वो एप्लीकेशन में नहीं है तो उसकी रिक्वायरमेंट हटा दी गई और उसकी जगह पे नई चीज़ें आई ना, जैसे AI आ गया, तो आपको वो लर्न करना है। क्योंकि वो चीज़ आपको बेसिक लेवल से लर्न करनी है तो आप कभी भी अपना नॉन फॉर्मल एजुकेशन लेके लर्न कर सकते हो इफ़ यू वांट टू गो इनटू डेप्थ। बट एज ऑफ नाउ जो अप्लाइड वे है उसमें शायद ज़रूरत नहीं है, इसके लिए उसको थोड़ा कम किया हुआ है। और अगर जैसे कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी चैप्टर्स भी हटा दिए तो क्या उसकी वजह से क्रिटिकल थिंकिंग कम हो रही है? कॉन्ट्राडिक्टरी चैप्टर्स का मतलब आप मुझे समझाइए। जैसे मेरी सिस्टर है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तो उन्होंने बोला कि उनके 2 चैप्टर्स थे वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे और फिर आगे जाके उन्होंने वो हटा दिए, तो उसकी वजह से क्रिटिकल थिंकिंग कम हो रही है कि नहीं? अच्छा, मैं जब तक समझ पा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, वो कुछ ऐसा है कि आप 2 कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो और वो दोनों अलाइन नहीं कर रहे हैं। बट अगर वो चैप्टर्स सिलेबस में है तो साइंटिफिकली वो अलाइन करने ही चाहिए। उसका कोई ऐसा एक चैप्टर नहीं हो सकता कि जो ऐसा बोले कि E इज़ इक्वल टू MC स्क्वायर और दूसरा एक चैप्टर ऐसा बोले कि M इज़ इक्वल टू EC स्क्वायर। मीन्स ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो कुछ गड़बड़ी है, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। उसको अलग तरीके से समझाया होगा तो उसको हम कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं बोल सकते। एज लॉन्ग एज जब तक वो सिलेबस की बात है, जब तक वो चैप्टर्स की बात है, वो साइंटिफिकली अलाइन होना ही चाहिए, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आना चाहिए। इंडिविजुअल का परसेप्शन ऐसा हो सकता है कि कॉन्ट्राडिक्शन है। और रही बात क्रिटिकल थिंकिंग की, तो क्रिटिकल थिंकिंग हमेशा हम बनाते हैं जब हम ऐसी बातें करते हैं। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, क्रिटिकल थिंकिंग। ऐसी बातें करते हैं, हम एजुकेट होते हैं सोसाइटी से, फॉर्मल इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन से, तो हम क्रिटिकल थिंकिंग सीख जाते हैं। उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा कि सही में वो क्या है, तो परसेप्शन को चेंज करके देखना पड़ेगा। सर बहुत सारे लोग बिना एजुकेशन के इतना सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो क्या एजुकेशन सच में इम्पोर्टेंट है? यस, एजुकेशन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑल द 3 पैरामीटर्स को डेवलप करने के लिए एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। अब किसी व्यक्ति का सक्सेसफुल होना या ना होना वो टोटली उसके एजुकेशन पर डिपेंडेंट नहीं है। तो इंडिविजुअल्स ऐसे हो सकते हैं कि इनका एजुकेशन के बिना भी सक्सेसफुल हुए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मेरे मेंटोर बॉब प्रॉक्टर है और बॉब प्रॉक्टर जो है वो इनिशियली एक स्वीपर थे। वो ऑफिस में कचरा पोछा लगाते थे। उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की
और जब उनको ये इंटरेस्ट कंपनी के बारे में आया तब उनका पर्पज़ ये था कि मुझे ये सोचना है, जैसे आपका क्वेश्चन है ना, वैसा ही उन्होंने भी सोचा था कि बिना फॉर्मल एजुकेशन भी लोग सक्सेसफुल होते हैं तो कैसे होते हैं। तो वो सोचते हुए, वो सर्च करते हुए उन्होंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, रीडिंग स्टार्ट किया। उन्होंने बेस्ट मेंटर से अपनी ट्रेनिंग ली और उसके बाद उनको पता चला कि वो सब कुछ लर्न कर सकते हैं। तब तक वो एक सामान्य इंसान थे, सब कुछ लर्न कर सकते हैं और सब कुछ लर्न किया। और वो एक स्वीपर थे जो मोर देन 100 कंट्रीज़ में अपनी कंपनी को रन करते हैं। और उनको ऑन द गो ऐसे लोग मिलते गए जो उनको सपोर्ट करते गए। तो ये जो जर्नी थी उनकी, उनमें उन्होंने सिर्फ इतना समझाया है कि इफ़ यू डिज़ायर समथिंग यू कैन गेट इट, चाहे आप एजुकेटेड हो या ना हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एजुकेशन नहीं लेना है। एजुकेशन बाद में भी तो लेना ही पड़ेगा, कंटिन्यूअस लर्निंग लेनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन तो लेना ही पड़ेगा सक्सेसफुल होने के लिए। और सर, जो अनप्रिविलेज्ड चाइल्ड्स होते हैं उनको जो कि लॉज नहीं पता कि एजुकेशन फ्री है, आप उनको हेल्प कैसे करोगे अवेयरनेस बढ़ाने के लिए? अच्छा, एजुकेशन में हेल्प करने के लिए 2 पैरामीटर्स हैं और वो दोनों पैरामीटर इम्पॉर्टेंट है। पहला पैरामीटर फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज़। कोई एक व्यक्ति के कहने से या समझाने से हम पूरी सारी कंट्री में जितने भी बच्चे अनप्रिविलेज हैं उनको एजुकेट नहीं कर सकते। ये काम हम सबको मिलके करना पड़ेगा, तब जाके एजुकेशन को प्रमोट कर पाएंगे। तो पहला होता है फिलांथ्रोपिक एक्टिविटी। जहाँ पे भी आपको लगे कि इस पर्टिकुलर बच्चे को एजुकेशन की नीड है, किसी भी फॉर्म में नीड है, आप उसको एजुकेट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाएं, आप उसको घर पे बैठ के भी पढ़ा सकते हो। एजुकेशन इज़ लाइक एनीथिंग वेर यू आर लर्निंग। और अगर आपकी कैपेबिलिटी है तो आप उसको स्कूल में एडमिशन करवाइए। अगर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है मान लो, तो आप उसको गवर्नमेंट स्कूल के लिए एडवाइस दीजिए। बड़े सबको मिलके करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इज़ हाईली सपोर्टिंग आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एंड दूसरा पैरामीटर है कि इंडिविजुअल पेरेंट्स, जो अनप्रिविलेज बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। उनको उनके सोशल मीडियाज़ में ऐसी चीज़ों को फाइंड करना पड़ेगा कि जहाँ पे उनको एजुकेशन मिल रहा हो, और उनके लिए भी हम हेल्प कर सकते हैं ऐसे कंटेंट बना के, ताकि उन तक ये बात पहुँचाए कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ एंड इन देयर किड्स लाइफ एज वेल। सर, क्या एजुकेशन सिर्फ जॉब के लिए हम ले रहे हैं या फिर उसके पीछे कोई डीपर पर्पस भी है? एजुकेशन का पर्पस कभी भी कोई भी जॉब या कोई भी मटेरियल लाइफ नहीं होता है। हालांकि उससे मिलता है सब कुछ, लेकिन उसका पर्पस है सिर्फ अपने इंटेलेक्ट को, अपने नॉलेज को, अपने इमोशंस को एंड अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को एनहांस करने का। तो बाय द टाइम जब आप लोग बड़े हो जाओगे, है ना, मे बी अपने 40s में या तो 50s में, तब या तो उससे पहले भी समझ सकते हो कि एजुकेशन का रियल पर्पस क्या है, और समझा भी सकते हो। एजुकेशन इज़ ऑलवेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स ब्रेन एंड माइंड। और ब्रेन और माइंड 2 अलग अलग चीज़ें हैं, है ना, समझना। माइंड इज़ अ गेम ऑफ एनर्जी एंड ब्रेन इज़ योर इंटरनल वायरिंग। और उसका वायरिंग उसके इंटेलेक्चुअल पैरामीटर्स, जैसे पिनियल ग्लैंड होता है, उसके कैरेक्टर्स को एनहांस करने के लिए, तो हिपोकैम्पस होता है, उसके कैरेक्टर्स को एनहांस करने के लिए भी एजुकेशन काम में आता है। एंड एजुकेशन इज़ नॉट ओनली लाइक स्टडिंग इन द बुक्स, इट इज़ ऑल अबाउट माइंड सेट, मेडिटेशन एंड मोटिवेशन। सर, जैसे हर एक स्टूडेंट का अलग अलग स्टाइल होता है पढ़ने का, तो आप एक ऐसा जनरल फॉर्मूला बता सकते हो जैसे कि वो हर एक में फिट हो पाए? ओके, हर एक स्टूडेंट का स्टाइल अलग अलग हो सकता है पढ़ने के लिए, क्योंकि वो इंडिविजुअल है। और किसी भी पढ़ाई को हम एक जनरल फ्रेम में फिट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी अलग होगी।
इंडिविजुअल्स फ्रिक्वेंसीज आर डिफरेंट, लेयर्स आर डिफरेंट। जैसे मुझे किसी स्टूडेंट को पढ़ाना है और वो आपकी एज के जितना है, तो मुझे आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ सेट होना पड़ेगा। बट मान लो किसी बच्चे को पढ़ाना है, छोटे बच्चे को, और वही केमिस्ट्री पढ़ानी है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ सेट होना पड़ेगा। टॉपिक वही है, लेकिन वो भी पढ़ेगा और आप भी पढ़ सकते हो। तो बस फ्रीक्वेंसी माने कि मुझे 2-3 साल के बच्चे को अगर केमिस्ट्री सिखानी है, तो मुझे उनके साथ टॉयज़ लेके धीरे धीरे वो आइडियाज़ डेवलप करने पड़ेंगे। और उसको समझ में भी नहीं आएगा कि एटम्स क्या है, लेकिन फिर भी उसकी फ्रीक्वेंसी में जाना पड़ेगा, तो समझा पाएंगे हम उनको। और आपसे पढ़ना है तो आपके हिसाब से पढ़ सकते हैं, बट कोई जनरल फॉर्मूला सबके लिए कॉमन हो वो नहीं है। हाँ, एजुकेशन का सिलेबस सेम होगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल तो अलग अलग होंगे, लेयर्स अलग अलग होंगे। My question is why creativity, emotional intelligence, and communication are still considered as extracurricular activities and not core skills? Okay. Creativity, communication skills, they are considered as a extracurricular activities, but वो consideration जो है उसके लिए हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। एक्चुअली वो सारी चीज़ें आपके सिलेबस के थ्रू, आपके टीचर्स के थ्रू आपको पढ़ाई तो जाती है, बट शायद वो अवेयरनेस नहीं आती है कि यहाँ पे क्रिएटिविटी हो रही है या तो यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है। मान लो आपको कोई एक अपना टीचर ये बता रहा है कि आप क्लासरूम में खड़े होके एक क्वेश्चन को पढ़िए, तो आप नहीं समझते कि वो भी एक कम्युनिकेशन का तरीका है, इज़न्ट इट? वो भी एक कम्युनिकेशन है। और अगर कोई टीचर आपको ये बताता है कि आप बोर्ड पे जाके कुछ डायग्राम बनाइए, तो वो आपको ये समझाना चाहते हैं कि आप क्रिएटिविटी को इनकलकेट करो अपने रूटीन में। अगर आपको कोई डायग्राम ड्रॉ करने के लिए घर पे दिया है होमवर्क के फॉर्म में, तो आपने तो उसको होमवर्क ले लिया, लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि यू आर डूइंग सम ड्राइंग एंड यू आर एनहांसिंग योर क्रिएटिविटी, यू आर फिलिंग सम कलर्स। तो एक कलर्स तो अपनी क्रिएटिविटी हुआ। तो क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंटेलिजेंस, इन सबको हम अलग मानते हैं, वही प्रॉब्लम है। दैट इज एक्चुअली इट इज़ इन द एजुकेशन सिस्टम। मे बी ये कम्युनिकेट नहीं हुआ है अच्छे से, इस तरीके से इसका परसेप्शन अलग है। सर रूरल एरियाज़ होता है सर, उसमें एक ओल्ड थिंकिंग चली आती है सर, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब और पुराने लोग, तो जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। तो सर आपको लगता है कि हमें पेरेंट्स को एडुकेट करना चाहिए या फिर चिल्ड्रन को, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर मैं पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करूं कि जैसे आपने बताया कि रूरल एरियाज़ में, तो ये रूरल या तो अर्बन एरिया की बात तो वैसे नहीं है, लेकिन सिर्फ रूरल्स की बात करें तो यस डेफिनेटली ये हो सकता है कि वहाँ पे पेरेंट्स का एजुकेशन थोड़ा कम होगा, उनका एक ट्रेडिशन होगा, उनके ट्रेडिशनल बिजनेस हो गए, उनके ट्रेडिशनल जॉब हो गए, और उनके बच्चे भी उस तरीके से पढ़े ऐसा वो चाहते होंगे। बट अगर मुझे ये बताना हो कि किसको एजुकेट करना चाहिए, तो डेफिनेटली पहले पेरेंट्स को करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो पेरेंट्स को समझ में नहीं आएगा तो बच्चा तो वही ट्रेडिशन अप्लाई कर लेगा जो उनके पेरेंट्स उनको सिखाते हैं। जैसे कि कोई लैंग्वेज बोलना, तो छोटा बच्चा जब 1 से 8 साल तक का होता है तो उसके लिए वही सब कुछ है जो उसके पेरेंट्स हैं। अगर पेरेंट्स जो बोलेंगे वही बच्चा सीखेगा। पेरेंट्स अच्छी बातें बोलेंगे, बच्चा अच्छी बातें सीखेगा। पेरेंट्स कुछ भी लैंग्वेज में कुछ भी उल्टा फुल्टा करेंगे, बच्चा भी उल्टा फुल्टा करेगा और सबको बताएगा। तो डेफिनेटली पेरेंट्स का लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको बोलते हैं करेक्ट वे ऑफ पेरेंटिंग, और उसके बाद वो पेरेंटिंग जाएगा बच्चों के अंदर, तो वो होना चाहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आई एग्री विथ यू कि पेरेंट्स को पहले एजुकेट करना होगा या तो खुद से होना पड़ेगा। What is the difference between knowledge and intelligence, and what it mean to be a knowledgeable person and an intellectual person, and how knowledge and intelligence are the wheels of the car called education? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
नॉलेज एंड इंटेलिजेंस का डिफरेंस। नॉलेज क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी फॉर्मल एजुकेशन ले लिया और उसके थ्रू जो भी आपने गेन किया, जो भी याद रखा, या तो जो भी आपकी मेमोरी में फिट हो गया, उसको तो हम क्या बोलेंगे? नॉलेज। बट वो नॉलेज तो सभी ने लिया है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उस नॉलेज को यूज़ करते हैं, डेली पेपर पे लिखते हैं एंड कुछ नया बनाने का ट्राई करते हैं, तो वो लोग होते हैं इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंस का मतलब उसी नॉलेज को लेके आपने नए आइडियाज़ डेवलप किए एंड सोसाइटी के लिए या अपने खुद के लिए उसका एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया, और उसको हम बोलेंगे इंटेलिजेंस। सो नॉलेज विल बी फॉर एवरीबडी, बट इंटेलिजेंस अगर उसमें जाना है तो आपका माइंडसेट वही होना चाहिए जो हमने पहले भी बात किया है कि हमें उसका अप्लाइड वे देखना चाहिए। अगर हम अप्लाइड वे देखेंगे तो बात बन जाएगी। मेरा क्वेश्चन ये है, एज एन एजुकेटर अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर बनते हो तो क्या चेंजेस करोगे हमारे एजुकेशन सिस्टम में? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे अगर मौका मिल जाए, मुझे अगर एजुकेशन मिनिस्टर बनने का मौका मिल जाए, और या तो मैं चाहता हूँ, अगर मैंने चाहा और मैं बन गया मान लीजिए, तो मुझे एजुकेशन सिस्टम में अगर कोई चीज़ को इंट्रोड्यूस करना है तो मैं ये करना चाहूँगा कि सबसे पहला मेडिटेशन, इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द डे 1 ऑफ द स्कूलिंग। बच्चों को मेडिटेशन की प्रैक्टिस नहीं करवाना है, मेडिटेशन का रियल अर्थ समझा के उनको स्टार्ट करवाना है। एवरी सिंगल डे वो मेडिटेशन करना चाहिए, और इससे उसकी फियर और उसकी स्ट्रेस वाले जो ब्रेन के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उसकी साइज़ रिड्यूस हो जाती है। तो वो उसका एकदम कंपोनेंट ज़ीरो होने लगेगा धीरे धीरे, और उसके बाद जो दुनिया बन के आएगी उनके लिए और सोसाइटी के लिए वो बहुत अच्छी होगी। तो मेरा तो एक ही आंसर है, एज ए मेडिटेटर आई विल इंट्रोड्यूस मेडिटेशन इनटू वेरी फर्स्ट डे ऑफ द स्कूलिंग। तो अभी आप इसके लिए कितना प्रिपेयर हो? लाइक एज ए एजुकेशन मिनिस्टर आपने बोला कि ये करोगे, अभी कितने % आप प्रिपेयर हो उसके लिए? पहले तो मुझे ये स्कूल ऑफ माइंडसेट के थ्रू सभी लोगों को ये बताना है कि वी कैन चेंज माइंडसेट टू लीड द लाइफ एंड टू लीड द सोसाइटी एंड टू लीड द कंट्री। अभी मेरा इस मोमेंट पे कोई भी ऐसा पर्पज़ नहीं है कि मैं इस फील्ड में जाऊँ, आगे बढ़ूँ। Why does the education system tell children what to think instead of how to think, as this affects or creates boundaries between them? Due to limitation of time and due to the boundaries of the syllabus. अगर हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर पाए, अगर सिस्टम में थोड़ा मॉडिफाई कर पाए, थोड़ा ओपन अप हो जाए टाइम के बारे में एंड सिलेबस की बाउंड्रीज़ के बारे में, तो हाउ टू थिंक वाला कॉन्सेप्ट है वो बहुत एक्टिवेट हो जाएगा। हालांकि ये होता है, ऐसा नहीं है, बट ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है हाउ टू थिंक को, तो ये दोनों बाउंड्रीज़ को ओपन अप करना पड़ेगा। और दैट इज़ द 2 रीजंस आई कंसिडर कि जिसको हम करेक्ट कर सकते इन फ्यूचर। और डेफिनेटली जो भी नई एजुकेशन पॉलिसी है उन्होंने इसको कंसिडर भी किया है। सो हाउ इट विल गो, लेट्स सी। आज जो आप सीख रहे हो ना वो एजुकेशन है, यहाँ पे जो बैठ के हम कर रहे हैं ना वो एजुकेशन है। एक्चुअली आप जो ट्राई कर रहे हो ना, गलतियाँ हो रही ना, सुधर रहे हो ना, वो एजुकेशन है, वो इम्प्रूवमेंट है। कल को अगर आपको ऐसे बैठना पड़ेगा ना तो कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा, है ना। चलिए सर, एजुकेशन किसी स्टूडेंट के कैरेक्टर और शेप को कैसे डिफाइन कर सकता है? मैं आपके क्वेश्चन का मतलब ये समझ रहा हूँ कि एजुकेशन किसी स्टूडेंट या तो किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर को या तो उसके माइंड सेट को कैसे चेंज कर सकता है, क्या यही क्वेश्चन है आपका? यस। हाँ जी। तो एजुकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल नेवर अ काइंड ऑफ थिंग कि आप स्टॉप करोगे। तो जैसे जैसे आप एजुकेट होते जाओगे, है ना, वैसे वैसे वो सारे कैरेक्टर
जो एक नॉलेज, इंटेलिजेंस एंड स्पिरिचुअल वे में आपको चाहिए वो आपको मिलते जाएंगे। तो डेफिनेटली कैरेक्टर भी डेवलप होगा। अगर हम बात करें कुछ ऐसी सिस्टम्स की, वुमन एम्पावरमेंट, तो एजुकेशन उसको एम्पावरमेंट देगा। कैसे देगा? तो जैसे मैंने बताया कि अगर इमोशनल कैरेक्टर डेवलप होता है, एजुकेशन इमोशनल कैरेक्टर कैसे डेवलप करता है वो समझा रहा हूँ मैं आपको। एजुकेशन ये समझाता है कि एवरी पर्सन, चाहे वो मेल फीमेल हो, वो इक्वल है। तो हमें हमारे सोसाइटी ने अगर कुछ दिया है ऐसा कि वुमेन्स आर लेस इम्पॉर्टेंट एंड मेल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, तो एजुकेशन उसको नलीफाई करता है। अब नलीफाई तो कर दिया, लेकिन घर में गए वापिस वही देख रहे हो जो अभी अभी हमने बताया, और उसको अप्लाई नहीं किया, आपने अपलिफ्टमेंट नहीं किया, तो एजुकेशन कुछ काम का नहीं है। तो आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा, वो इमोशनल कैरेक्टर को घर में लेके आना पड़ेगा। और सबसे पहले सोसाइटी को सुधारना है तो अपने घर से शुरुआत करो, तो वहाँ पे अप्लाई करो, तो इमोशनल कैरेक्टर डेवलप हुआ। बट ये कुछ ऐसी प्रोसेस नहीं है कि आपने स्टॉप कर दिया। ये आपके कैरेक्टर को बिल्डअप करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, करता ही जाएगा। और हमारी लाइफ का एक ही पर्पज़ है, हाउ कैन वी हेल्प द सोसाइटी एंड पीपल। ओवरऑल पर्पज़ तो हमारा सबका एक ही होना चाहिए, हाउ कैन वी लीड इन अ बेटर वे सोसाइटी एंड द नेशन एंड द होल यूनिवर्स। अगर इतना समझ जाए तो एजुकेटेड आप हो, चाहे आपने एजुकेशन लिया हो या ना लिया हो, आप एजुकेटेड हो। तो पहले के ज़माने में जब गांव में हम जाते थे, मुझे याद है मेरे ज़माने में जब हम मैं जब छोटा था, है ना, तो गांव में जाते थे तो बहुत इमोशनल थे लोग, है ना। वो अगर आपको चलता हुआ देखेंगे ना, और वो एक बुलॉक कार्ट लेके आ रहा है, तो आपको बिठा देंगे कि चलो मैं आपको बिठा के ले चलता हूँ, चाहे वो वहाँ पे जा रहे हो या ना जा रहे हो, वो आपको वहाँ तक छोड़ देंगे। तो वो इमोशनल कैरेक्टर बहुत है, भले एजुकेशन नहीं था उस वक्त, लेकिन इमोशनल कैरेक्टर था। तो एजुकेशन होने से उसमें फ़ायदा हुआ, लेकिन इमोशनल कैरेक्टर को बैलेंस करना पड़ेगा। सो इस तरीके से वो एजुकेशन किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर को शेप अप करके ऊपर तक ले जाएगा। और आप सबको ये सोचना है कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी टू डेवलप 3 बेसिक स्किल्स, जो मैंने बार बार बताया इस शो में। कौन से है? नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, स्पिरिचुअल एक्टिविटी एंड इमोशनल कैरेक्टर, है ना। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी, चाहे वो प्रिविलेज हो या तो अनप्रिविलेज हो, आपको एज ए ह्यूमन ही देखना है। दैट इज़ एजुकेशन। थैंक यू सर। सो मेरे प्यारे व्यूअर्स, स्कूल ऑफ माइंडसेट ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला है इस प्रोग्राम में। हर एक टॉपिक को डिटेल में, इन डेप्थ डिस्कस किया जाएगा, और उससे बेनिफिट मिलेगा हमारी सोसाइटी को। इस शो का एक पर्पज़ है फिलांथ्रोपिक पर्पस एंड फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज़। तो आगे आने वाले एपिसोड्स में इसको भी हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं हमारे शो में, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। कीप वॉचिंग अस, वी विल बी गाइडिंग यू मोर एंड मोर। सिड साइनिंग ऑफ।